Hello, my dear students. This is Pragyanand Pathak. Welcome to all of you on my YouTube channel, Supla and Company. जैसा कि जानते हैं आप लोग, इकोनॉमिक्स के हम लोग सीरीज शुरू किए हुए हैं और उसमें हो चुके हैं बजट के एक सेशन। बजट के स्टैटिक पर्सन को मैंने कवर कर लिया है। आज बजट का दूसरा सेशन शुरू करते हैं और आज का जो सेशन हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है बीएचयू कॉम्पिटिटरों के लिए। तो ये रामबाण साबित होगा क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन बीएचयू कंपटीशन में आ सकते हैं, दिए आएंगे। तो यदि एक दो क्वेश्चन और मान लीजिए अगले सेशन में मुझे और बजट कवर करना है, जो कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण एक दो छोटी होंगे वो कल के सेशन में पूरे कर दिए जाएंगे। सो गाइस, कम विथ मी एंड एंजॉय द बजट सेशन 2020 एंड 21। देखिए, आइए यहाँ पे देखा जाए इस बार का जो बजट है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कब पेश किया है? 1 फरवरी को। हम पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि जो पहले बजट था वो कब पेश किया था? 2016 तक, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को। पर 2017 से हमने क्या किया, भारत सरकार ने इसको 1 फरवरी को पेश करने के प्रस्ताव पारित किए और 1 फरवरी को ये पेश हो रही है। बीएचयू वालों, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो बस यही पूछ लेता है कि इस साल का बजट किस तिथि को पेश किया गया। फरवरी के 1 तारीख को, फरवरी की 2 तारीख को, फरवरी की 27 तारीख को, 28 तारीख को, ऐसे करके या पूछ देता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, मिड ऑफ फरवरी, या कोई नहीं, या डजंट फिक्स अ डेट। फिक्स किया गया डेट क्या? फरवरी की 1 तारीख को या फर्स्ट वर्किंग डे को, ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है? बजट फरवरी की 1 तारीख को पेश किया गया। अच्छा, ये किस फाइनेंशियल ईयर के पेश किया गया है? ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। ये भी पूछता है फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर के पेश किया गया? 2020-21 को। पूछ सकता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ये ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर महिला कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री भी थी, इसलिए वो केवल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। तो इसलिए स्वतंत्र जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? निर्मला सीतारमण जी। इससे पहले इन्हें प्रथम स्वतंत्र रक्षा मंत्रालय भी मिल चुका है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमें वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है। आइए देखते हैं बजट का जो दूसरा पॉइंट है। इस साल का जो बजट है वो किस थीम से, किस ओपिनियन के साथ पेश किया गया, किस थीम के साथ पेश किया गया? इस साल का जो बजट है वो लोगों को जीवन जीने की सरल तरीके से, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या क्या चाहिए? हमारे लिए भारत के आकांक्षी भारत चाहिए, एस्पिरेशनल इंडिया चाहिए, इकोनॉमी इंडिया चाहिए, आर्थिक भारत चाहिए और हमारा केयरिंग इंडिया चाहिए, ध्यान देने वाले लोग चाहिए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके, जो अपनी खुद की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सके। तो इस साल का थीम क्या रहा? केयरिंग। इस साल का थीम क्या रहा? इस साल का थीम रहा हमारा ईज ऑफ लिविंग के लिए एस्पिरेशनल इंडिया, ईज ऑफ लिविंग के लिए एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक इंडिया एंड केयरिंग इंडिया। यदि पूछे इस बार का थीम क्या रहा, तो ईज ऑफ लिविंग के लिए एस्पिरेशनल इंडिया, केयरिंग इंडिया एंड इकोनॉमिक इंडिया। अब देखिए, जो हमारा एक्सप्रेशनल इंडिया में है उसमें युवा को कैसा होना चाहिए, क्या क्या हमारी गतिविधियां होना चाहिए, आर्थिक इंडिया में किस तरह की आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं कल बात करूंगा इसको विस्तार में। और केयरिंग में हमें अपने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए किस तरह की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी है, खुद की और सरकार की, उसके लिए बात की गई है। इस साल का जो बजट है वो कितने अमाउंट का है? ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, हर तरह का एग्जाम पूछता है कि इस साल का बजट कितने के लिए पेश किया गया। तो यह बजट कुल 30,42,320 करोड़ रुपए का था। कितने का था? 30,42,320 करोड़ रुपए का था। अब ये 30,42,320 करोड़ हमारे जीडीपी का कुल कितना है? ये हमारे जीडीपी का 10.8% है, 10.8% है दोस्तों। इस साल का जो जीडीपी का 10.8% बजट का अमाउंट है। कितना बजट का अमाउंट? 30,42,320 करोड़। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए, बजट में 3 बहुत बड़े, अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो सरकार जो बजट बनाती है ना, देखिए वो बजट बनाती है कैसी? डेफिसिट बजट। बजट कितने तरह के होते हैं? पहला मैं बताया था सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, उसके बाद आपके डेफिसिट बजट। जो सरप्लस बजट होते हैं उसमें हमारे फायदे ज्यादा होते हैं, मतलब अर्निंग ज्यादा होती है और हमारे खर्चे कम होते हैं। बैलेंस बजट में खर्चे और हमारे जो रिवेन्यू यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बैलेंस में होते हैं।
लेकिन सरकार के पास खर्चे ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है, तो सरकार क्या करती है, डेफिसिट वजन बना पाती है। तो इस डेफिसिट को 3 तरीके से दर्शाया जाता है जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछता है। पहला राजकोषीय घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, दूसरा राजस्व घाटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, और लास्ट बट नॉट लिस्ट प्राथमिक घाटा जिसे प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो घाटे कितने तरह के हो गए, 3 तरह के होते हैं सरकारी घाटे। कौन कौन से, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का अर्थ क्या होता है हिंदी में, राजकोषीय घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट का अर्थ होता है राजस्व घाटा, और अंतिम प्राथमिक घाटे का अर्थ मतलब प्राइमरी घाटे का अर्थ होता है प्राथमिक घाटा। दोस्तों इस साल जो बजट है इसमें फोरकास्ट किया गया है क्या, कि हमारा जो राजकोषीय घाटा होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा 3.5% का रहेगा। कितने का रहेगा, 3.5%। एंड रेवेन्यू डेफिसिट कितने का रहेगा, 2.7% का रहेगा। और प्राथमिक घाटा कितने का रहेगा, 0.4% का। दोस्तों तो आपको याद क्या रखना है, इस साल बजट में फिजिकल डेफिसिट कितने का रखा गया, 3.5% का। रेवेन्यू डेफिसिट कितने का रखा गया, रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 2.7% का। और प्राथमिक डेफिसिट कितने का रखा गया, 0.4% का। दोस्तों तो ये तीनों बातें हमको याद रखनी है और अच्छे से याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछता है कि इस साल प्राथमिक घाटा कितने % रखा गया, तो प्राथमिक घाटा 0.4%। प्राइमरी डेफिसिट इसको कहते हैं। रेवेन्यू घाटा कितने का रखा गया, रेवेन्यू घाटा 2.7% रेवेन्यू डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट कितने का रखा गया, 3.5%। आइए दोस्तों समझते हैं कि ये घाटे होते क्या हैं। मैंने पहला बताया फिजिकल डेफिसिट, दूसरा बताया रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा बताया प्राथमिक यानी प्राइमरी डेफिसिट। दोस्तों फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट मतलब जो सरकार के जितने खर्चे हैं, सरकार के जितने खर्चे हैं वो, अब मैंने क्या बोला, डेफिसिट का मतलब क्या, घाटा। तो ऑब्वियस है कि खर्च ज्यादा होगा तभी डेफिसिट शब्द इस्तेमाल हो रहा है। तो सरकार के जितने खर्च हैं और जितने आमदनी है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिवेन्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट। इसमें हमारा जो उधार का मूल्य होता है, जो उधार की होती है, बोरोइंग जो होती है, वो एक्सक्लूड कर दी जाती है, उसको गिना नहीं जाता है। उधार को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको मान्यता नहीं दी जाती इसमें। तो हमारे यदि मैं फार्मूला लिखना चाहूँ फिजिकल डेफिसिट का, तो फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला क्या रहेगा, फिजिकल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सक्लूडेड बोरोइंग्स, उधार को छोड़कर। फिर से एक बार, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सरकार के जितने भी स्रोत हैं किसके, आमदनी के, और जितने भी स्रोत हैं खर्च के। तो ऑब्वियस है खर्च के स्रोत ज्यादा हैं, तो खर्च के स्रोत माइनस आमदनी के स्रोत, इसमें बोरोइंग को यानी उधार को हटाकर जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, फिजिकल डेफिसिट। प्राथमिक राजकोषीय घाटा। अब देखिए राजकोषीय घाटे के बाद हम प्राथमिक डेफिसिट में आ जाते हैं। प्राथमिक डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हम लोन लिए रहते हैं, जो भी हमें खर्चे करने पड़ते हैं, उसके लिए यदि मैंने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, उसमें मैंने इंटरेस्ट पेड किया, तो उस इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में से हमारे कुछ पेमेंट होते हैं इंटरेस्ट के, उनको यदि घटा दिया तो क्या होगा, वो हमारा होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, एसएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, और आपके बीएचयू खुद के एग्जाम में पूछा है कि प्राइमरी डेफिसिट में क्या जोड़ दें कि फिजिकल डेफिसिट हो जाए, इंटरेस्ट पेमेंट, या फिजिकल डेफिसिट में क्या घटा दिया जाए कि प्राइमरी डेफिसिट हो जाए, तो इंटरेस्ट पेमेंट। समझ में आई बात दोस्तों। अब हम आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पे। देखिए सरकार की बहुत सारे आय के स्रोत होते हैं, बहुत सारे खर्च के माध्यम होते हैं, बहुत सारे खर्च के स्रोत होते हैं, पर मैं आपको बता दूं हर व्यक्ति का या हर सरकार की कुछ रेवेन्यू जो होती है वो रेगुलर होती है। जैसे टैक्स रेवेन्यू हो गई, टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इससे क्या कि हर साल रेवेन्यू आना, हर साल आरटीआई फाइल की जाती है, जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न होता है, आईटीआर। अब ये क्या है, ये हमारी रेगुलर इनकम है। और रेगुलर खर्च बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, चाहे वेदर किसी डॉक्टर, टीचर, जितने भी हैं, अब इनको महीने महीने पेमेंट करना है, ये तो रेगुलर खर्च है, इनको तो टाला नहीं जा सकता। बहुत सारे जो हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे, वो कभी कभी नहीं होते। तो रेगुलर आय के स्रोत और रेगुलर खर्च के जो स्रोत होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेगुलर एक्सपेंडिचर माइनस रेगुलर इनकम। जो हमारे रेगुलर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए
एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेगुलर इनकम है और जो रेगुलर एक्सपेंसेज है उनका डिफरेंस क्या आता है, रेवेन्यू डेफिसिट। दोस्तों इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे तो इस बात को हम और अच्छी से ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की कमाई कर रखी है, कितने की, आपकी जो रेवेन्यू है वो 5 लाख की है, ये रेवेन्यू है आपकी, और आपके एक्सपेंडिचर जो है वो 7 लाख कर रखे हैं। बताना ये 2 लाख का जो है वो क्या है, इसमें मैंने बोरोइंग नहीं लिए हैं, इसमें बोरोइंग नहीं लिए, तो ये 2 लाख है हमारा फिजिकल डेफिसिट है। ये 2 लाख क्या है हमारा फिजिकल डेफिसिट। हमारी कुल आमदनी कितनी थी 5 लाख और कुल खर्च कितने थे 7 लाख। अब ये 2 लाख हमारे क्या हो गए, फिजिकल डेफिसिट हो गए। अब मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, आपने बाइक को बेच दिया 50,000 में, कितने बेच दिया 50,000 में, ठीक है, और 1.5 लाख आपने बैंक से लोन ले रखे हैं, 1.5 लाख आपने बैंक से लोन ले रखे हैं। भाई ये खर्च को आप बताना ये क्या डेफिसिट में डाल दोगे तो क्या कुछ हो जाएगा, हाँ ये पता चलेगा कि हमारा ये फिजिकल डेफिसिट है, पर इसको भी तो मीट करना पड़ेगा, इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। आपने 50,000 का बाइक बेच दिया, 1.5 लाख का लोन ले लिया। अब लोन का जो पेमेंट करना है आपको, लोन का जो पेमेंट करना है उसके लिए तो इंटरेस्ट भी पे करेंगे आप, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट यदि इसमें से घटा दिया जाए, इसमें से इंटरेस्ट का जो चार्ज होगा यदि उसको घटा दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। और रेवेन्यू के जो रेगुलर इनकम और रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं उनके डिफरेंस को मैंने बताया है कि वो क्या होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। दोस्तों आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर से एक बजट का नया फ्रेश सेशन शुरू होगा, उसमें मैं कल ये मेरी कल की क्लास आखिरी साबित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।